नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से आज एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम हो जाएगा पादप आकार की। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी, यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में हम लोग देखेंगे, जिसमें आज इसमें आपका पहला चैप्टर हो जाएगा जड़। तो रूट, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ से आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ से इससे पहले हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो पादप जड़ कोशिकाओं की भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें किससे वायु ग्रहण करती हैं? तो ये करती हैं मृदा कणों के बीच वायु अवकाश से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी 2022 में यहाँ से पूछे हुए क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, चाहे जिस एग्जाम में क्वेश्चन आया हो, ये मायने नहीं रखता है। तो वह किसी भी एग्जाम में रेलवे के आ सकता है या अदर कोई भी एग्जाम हो तो वहाँ पे भी यही क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यही क्वेश्चन होते हैं जो घुमा फिरा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि पादपों की जड़ें जमीन के नीचे होती हैं, परंतु जड़ कोशिकाओं को भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो स्वयं के उपयोग के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। पादपों की जड़ें मिट्टी के कणों के बीच के स्थान से वायु ग्रहण करती हैं। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं से प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती हैं? तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन देखेंगे। तो ऑप्शन ए है कि अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। तो यही इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो यहाँ से क्यों ये पाई जाती हैं लंबी रोमों जैसी संरचनाएं? तो यह अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिधर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए पाई जाती हैं। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती हैं? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ये करती हैं आपकी मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से यह ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं। तो ये हो जाएगा इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन ये रिपीट क्वेश्चन है रेलवे के द्वारा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसके अलावा निम्न में सभी पादपों या पौधों में जकड़ा जड़ें होती हैं? जकड़ा जड़ें मीन्स आपका हो जाएंगी कि जो लंबी टर्न में फैली हुई होती हैं। यहाँ से कुछ पौधों में इस टाइप की लंबी लंबी जड़ें होती हैं, लेकिन कुछ टाइप की जकड़ा जड़ें मीन्स ये इस तरह की लंबी फैली हुई होती हैं। तो ये किस में होती हैं? आपकी चुकंदर में। ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आपके CBT जो 2 हुआ था NTPC का 2022 में, तो वहाँ पे भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे हम लोग कहते हैं मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ होती है और यह भूमि के अंदर पाई लंबाई के रूप में बढ़ती है और इसमें अनेक शाखाएं निकलती हैं, जैसे चुकंदर, मटर और नीम, आम। तो इन वृक्षों में आपके मूसलाधार जड़ें पाई जाती हैं। वहीं आपके रेशेदार या जकड़ादार जड़ें, कुछ पौधों में कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, इनमें आपके रेशे जैसी बहुत सी जड़ें होती हैं, तो ये इन्हें रेशेदार जड़ें भी कहते हैं। और ये जड़ें मिट्टी में चारों ओर फैल जाती हैं, जैसे आपके हो जाएंगी गेहूँ, मक्का और चावल में। तो इनमें आपकी रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 2021 में यहाँ से पूछा गया था। तो NTPC में यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है जो आने वाले एग्जाम में भी आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो ये होती हैं आपकी मूलांकुर। ऑप्शन बी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो अंकुरण के समय बीज का मूलांकुर भाग ये जड़ का निर्माण करता है। और पादप अक्ष का आरोही भाग जो नीचे मृदा की ओर और उसके अंदर वृद्धि करता है वह मूल तंत्र या जड़ कहलाता है। जब बीज अंकुरित होता है तब सबसे पहला अंकुर मूलांकर निकलता है और मूलांकुर वृद्धि करके प्राथमिक अथवा मूसला जड़ बनाता है। इससे पार्श्विक जड़ें निकलती हैं। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं?
तो उन्हें हम लोग कहते हैं रूट हेयर। ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो जड़ों की कोशिकाओं में जो लंबे रोम होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं रूट हेयर। तो पौधों का वह हिस्सा जो भूमि के अंदर छिपा हुआ होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जड़ या मूल कहते हैं। और जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोम जैसे भाग को रूट हेयर कहते हैं। और जड़ मिट्टी के कणों को परस्पर बांधे रखती है और पौधों को भूमि में स्थिर रखती है। ये पौधे पोषण के लिए जरूरी खनिज लवणों को भूमि से अवशोषित करके पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसी पौधे के वानस्पतिक भाग क्या होते हैं। तो पौधे में कौन कौन से भाग आपके पाए जाते हैं, तो उनमें आपकी जड़ भी पाई जाती है, तना भी पाई जाती है और पत्तियां भी पाई जाती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछे हुए हैं। तो जड़, तना, पत्ती ये मुख्य रूप से आपके पौधे के भाग हो जाएंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो जड़ से यहाँ से रेलवे एग्जाम में कुछ इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम हो जाएगा तना। तो स्टेम, यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं हम लोग एक एक करके यहाँ से भी देखेंगे। तो यहाँ से है कि पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है। तो इससे करते हम लोग ऊर्जा भंडार और अपस्कृत पदार्थ का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ का परिवहन किया जाता है। पादपों में जल और खनिजों का परिवहन दो प्रकार के संवाहक ऊतकों द्वारा होता है। पहले पे आ जाएगा आपका जाइलम ऊतक और सेकंड पे आ जाएगा आपका फ्लोएम ऊतक। तो इन दो प्रकार से आपका संवहन किया जाता है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने के लिए किया जाता है। तो पौधे के इस गोंद का क्या उपयोग है। तो जो गोंद जैसा जिसे हम लोग कहेंगे चिपचिपा पदार्थ जिसे हम लोग गोंद कहते हैं, तो इसका क्या उपयोग होता है। तो यह उपापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिनका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में भी किया जाता है और यह चया अपचय का एक अपशिष्ट उत्पाद होता है जो आमतौर पर पौधों के सेल्यूलोज के टूटने के कारण होता है। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको जरूर नोट डाउन कर लेना है कि गोंद या चिपचिपा जो भाग पौधे में होता है वह किसके कारण होता है। तो यह सेल्यूलोज के टूटने के कारण होता है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो है। तो वह बताना है कि अदरक ये क्या होता है। तो ये एक प्रकार का तना होता है। तो यह भूमिगत तना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक ये एक प्रकार का तना होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके 2016 में एनटीपीसी में पूछे हुए हैं। वहीं इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे अदरक, हल्दी और आलू। तो ये आपके तने के एग्जाम्पल होते हैं, इनको जरूर नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न है कि हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बच्चे आपको एग्जाम में यह छोड़ के ही आते हैं। तो आलू का हम लोग तना वाला भाग खाते हैं क्योंकि आलू यह तना का एग्जाम्पल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो एसएससी जेईई में भी यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और आरआरबी जेईई में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ से इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि आलू के पौधे का तना वाला भाग ये सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है और आलू का उत्पादन सर्वाधिक चाइना में होता है और भारत आलू उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है। आलू में विटामिन आपकी सी, वी कॉम्प्लेक्स तथा आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, फास्फोरस तत्व ये पाए जाते हैं। तो इनको जरूर नोट डाउन कर लेना। अब बढ़ेंगे हम लोग एक नए चैप्टर की ओर जिसका नाम हो जाएगा पत्ती। तो लीफ, यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन है कि आपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा। तो हम लोग इसके ऑप्शन देखेंगे। तो इस प्रकार ये ऑप्शन हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए है कि उसमें कोई बदलाव नहीं दिखेगा और ऑप्शन बी है कि कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेंगी जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में भी पूछे गए थे।
तो जब स्लाइड पर चीन का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें चीन का नहीं, यहाँ पे हो जाएगा चीनी का। तो चीनी का जब प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेंगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी और यह बाह्य प्रसरण के प्रयोग का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसके पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये आपके बिच्छू की बूटी में आपका पाया जाता है। तो ये एक आपका वृक्ष होता है जिसमें मेथेनोइक अम्ल आपका पाया जाता है। तो बिच्छी बूटी के पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल ये होता है और यह एक शाकाहारी पौधा है जो जंगलों में उगता है और इसकी पत्तियों में चुभने वाले वाल होते हैं जो छूने पर दर्दनाक डंक मारते हैं और इस दर्द से बचने का पारस्परिक उपाय चिलमोड़ा के वृक्ष के पत्ते के साथ उस छेद को रगड़ना जो अक्सर बिच्छू बूटी के पास उगता है। तो ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नांकित चित्र का अध्ययन करें। जो चित्र दिया गया है इसका अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके सही अक्षरांकन को दर्शाता है। तो ये जो चित्र दिया गया है इसमें जो आपके ये भाग दिए गए हैं, ये ए वाला भाग हो जाएगा, ये वी वाला भाग है और ये सी वाला भाग है और इधर डी और ई वाला भाग है। तो इनके पत्ती के अनुप्रस्थ काट का यहाँ पे अध्ययन करना है। तो यहाँ पे आइए हम लोग इसके ऑप्शन देखेंगे। तो ऑप्शन ये हो जाएंगे, इनका क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए जो है, ए वाला भाग ये ऊपरी अधिचर्म को प्रेरित यहाँ पे प्रदर्शित करता है और वी निचली बाह्य त्वचा को, सी आपका रंजक कोशिका को और डी वायु अवकाश को और ई ये हरित लवक को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से गलत कथन चुने। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत। तो आगे आपको बताना इसमें क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत ये भोजन का संश्लेषण करती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे कि पत्तियों के ऊपरी और निचली परत पर मोम युक्त उपचर्म पाए जाते हैं जो कि पत्तियों की आंतरिक भागों की रक्षा करते हैं और पानी की मात्रा को नियंत्रित करते हैं तथा इनमें उपस्थिति स्टोमेटा के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। भोजन का संश्लेषण पर्णहरिम के माध्यम से होता है जो कि पत्तियों के अंदर तथा पौधों के वायवीय भागों में पाए जाते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 2 बार रिपीट हो चुका रेलवे में ही। प्रश्न है कि पौधों का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है। तो ये होता है आपका पत्तियों वाला हिस्सा जो गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है। तो तने तथा शाखाओं की पर्व संधियों से निकलने वाली पार्श्व आसमान भाग को पत्ती कहते हैं और ये पौधे का महत्वपूर्ण अंग है। इसके कार्य निम्न हो जाएंगे। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पौधों के भोजन के लिए निर्माण करती हैं और प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि रंध्र स्थित होते हैं। तो ये आपके पाए जाते हैं पत्तियों में। तो रंध्र मुख्यतः ये पत्तियों में पाए जाते हैं। तो SSC SSE RRB SSE में 2016 में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए थे। तो रंध्र मुख्यतः ये पत्तियों में पाए जाते हैं। बाष्पो उत्सर्जन पौधों द्वारा जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन तथा इससे उत्पन्न क्षति है। मुख्यतः यह पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों से होते हैं। बाष्पोत उत्सर्जन में पानी की वाष्प उड़ने के अलावा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के द्वारा ही होता है। अब बढ़ेंगे हम लोग एक नए चैप्टर की ओर जिसका नाम हो जाएगा पुष्प। तो यहाँ से फ्लावर से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है। तो ये होता है आपका वर्तिका। ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ग्रुप डी में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और लेटेस्ट पैटर्न पे ही है, 2022 में यहाँ से पूछे गए।
तो यहाँ से प्रश्न हो जाएगा कि वर्तिका पुष्प के नर जनन अंग का एक घटक नहीं है, और यह पुष्प के मादा जनन अंग का घटक है, और पुष्प के मादा जनन के प्रमुख भाग वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। पुष्प के नर जनन अंग के प्रमुख भाग ये आपके हो जाएंगे पराग, परागकोश और तंतु। तो इनको आपको नोट डाउन कर लेना है। अब यहाँ से अगला प्रश्न हो जाएगा कि इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है। तो ये होता है आपका स्त्री केसर। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है। तो इसके हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट समझेंगे। तो पुष्प का मादा जननांग ये स्त्री केसर होता है, जिसके शेष पर एक वर्तिकाग्र होता है। स्त्री केसर एक फूल का बीजांड उत्पादक होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है। तो ये हो जाएगा आपका इसमें करेक्ट आंसर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे अंडाशय। तो यह निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है। तो इस प्रकार आज के कंप्लीट होते हैं आपके 25 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आने वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, क्योंकि रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है, और अभी जो रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं वहाँ पे भी यही क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिले थे। तो इसलिए एक भी आपको क्लास स्किप नहीं करनी है और रेगुलर आपको रहना है। वीडियो को शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। तो जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हों वहाँ पे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और हम लोग एक आने वाले समय में आपकी जीएस की भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी पिछले 2 से 3 साल में जो भी जीके के क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में हैं, तो वही क्वेश्चन हम लोग आगे क्लास स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। जय हिंद।